आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पृष्ठ तनाव। हमने ये पढ़ लिया था सहसंजक और असंजक बल। हम नोट कर रहे थे कि ये जो बल है सहसंजक और असंजक बल, ये इन बलों की प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। सहसंजक और असंजक बलों के बारे में इनकी प्रकृति है वो सामान्य विद्युत चुंबकीय बल न होकर के द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया व इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। और ये बल है वो 1/r³ के समानुपाती होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कक्षा 12 में हम पढ़कर आए थे ना, वो कूलाम बल 1/r² के समानुपाती होता है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। कूलाम बल का सूत्र हमने स्थापित किया था K(Q1Q2)/r²। ये कूलाम बल किसके समानुपाती होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये सहसंजक और असंजक बल है वो दूरी की तीसरी घात यानी तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या 1/r³ के समानुपाती होते हैं। और 1/r³ के समानुपाती भी होते हैं, लेकिन इससे भी उच्च घातों के समानुपाती होते हैं। सामान्यतः ये बल है वो लगभग 1/r⁸ और 1/r⁻11 के समानुपाती होते हैं। इन पर निर्भर करते हैं। और ये बल है वो संतृप्तता के गुण को भी दर्शाते हैं। संतृप्तता से क्या तात्पर्य है? बार बार हमारे शब्द आएगा, काम आएगा संतृप्तता। ये बल है वो संतृप्तता के गुण को दर्शाते हैं। और हम सहसंजक और असंजक बल को अलग से भी परिभाषित कर सकते हैं। सहसंजक बल यानी ऐसा बल जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करे, वो सहसंजक बल होता है। और अलग अलग अणुओं के बीच में अगर कार्य करे तो वो असंजक बल कहलाता है। अब हम नोट करेंगे। आपने नोट कर लिया था, उसके आगे से आपको नोट करना है। इन बलों की प्रकृति कौन से बलों की बात कर रहे हैं? सहसंजक और असंजक। सामान्य विद्युत चुंबकीय बल न होकर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया वह इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। जिससे ये बल एक बटा r³ के 1/r², कूलाम बल की बात करें उसके समानुपाती न होकर r की उच्च घातों के समानुपाती होता है। सामान्यतः यह बल एक बटा r⁸ से लेकर के 1/r⁻11 पर निर्भर करते हैं। इसी कारण ये बल संतृप्तता के गुण को दर्शाते हैं।
आगे हम अलग से सहसंजक और आसंजक बल को परिभाषित कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना इम्पोर्टेंट। समान प्रकृति के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। जबकि भिन्न भिन्न प्रकृति के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। आगे देखिए, अब हम पृष्ठ तनाव को और पृष्ठ ऊर्जा को एक प्रायोगिक रूप से सत्यापित करेंगे। हम एक प्रयोग करेंगे, उसके द्वारा हम पृष्ठीय ऊर्जा को समझेंगे। आगे हम अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव, दोनों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे। हम पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम ये बताएंगे कि एक दूसरे के साथ ये किस प्रकार संबंधित है। आप हेडिंग लगाइए, पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव। हेडिंग लगाइए, पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा। देखिए, द्रव्य की स्वतंत्र सतह वो एक खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। इस घटना को समझने के लिए हम पानी के कुछ अणुओं की कल्पना करते हैं। देखिए, अब हम एक प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग का ये एक नामांकित चित्र बनाइए। ये एक पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है।
इस पात्र के हम 3 बिंदुओं की कल्पना करते हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं बी, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं सी। ये हमारे पास 3 बिंदु है। ये क्या है? पात्र है। अब देखिए, आपको इस चित्र में 3 अणु ए, बी और सी दिखाई गए हैं। अणु ए है वो द्रव्य के बीचों बीच स्थित है। इस अणु पर सभी दिशाओं में समान आयाम के सहसंजक बल लग रहे हैं। आपको चित्र से स्पष्ट भी हो रहा है। और इसके चारों ओर, बिंदु ए के चारों ओर एक आयाम विशेष की त्रिज्या का गोला दिखाया गया है। चूंकि सभी दिशाओं में बल का मान समान है, अतः परिणामी बल है वो अणु ए पर क्या होगा? नेट बल है वो 0 होगा। अणु है बी, वो द्रव्य की सतह पर स्थित है, ऊपरी ऊपर। इस पर सहसंजक बल केवल आधे गोले के भाग में ही कार्य करेगा। शेष आधे भाग में वायु होने के कारण असंजक बल नगण्य होगा। अतः इस अणु पर एक परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करेगा। अतः वे अणु जो द्रव्य की ऊपरी सतह पर है, उनकी ऊर्जा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है, क्योंकि स्थिति ए पर स्थित अणु को यदि स्थिति बी तक लाया जाए तो बल के विपरीत हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और यह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। लिखेंगे, द्रव्य की स्वतंत्र सतह नोट करें, द्रव्य की स्वतंत्र सतह है एक खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। इस घटना को समझने के लिए हम पात्र के कुछ अणुओं की कल्पना करते हैं। चित्र में 3 अणु ए, बी व सी दिखाए गए हैं। अणु ए द्रव्य के मध्य में स्थित है। इस अणु पर सभी दिशाओं पर समान आयाम के सहसंजक बल लग रहे हैं।
ये ए है, चारों में इसके सहसंजक बल लग रहे हैं। अतः इसके चारों ओर एक आयाम विशेष की त्रिज्या का गोला दिखाया गया है। चूंकि सभी दिशाओं में बल समान है, चूंकि सभी दिशाओं में बल कैसा है, समान है, अतः परिणामी बल है, अतः परिणामी बल अणु ए पर शून्य होगा। अणु बी द्रव्य की सतह पर स्थित है। इस पर सहसंजक बल केवल आधे गोले के भाग में ही कार्य करेगा। शेष आधे भाग में वायु होने के कारण आसंजक बल नगण्य होगा। आसंजक बल नगण्य होगा, अतः इस अणु पर एक परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करेगा। अतः वे अणु जो द्रव्य की ऊपरी सतह पर है, की ऊर्जा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। उनकी ऊर्जा है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। नोट करें यहाँ तक। ये टॉपिक नंबर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और इसलिए हमें समझने में आसान होता है।
इनकी ऊर्जा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। आगे आइए। क्योंकि स्थिति ए पर तुलनात्मक रूप से अधिक क्यों होती है, इसका कारण लिखेंगे हम। क्योंकि स्थिति ए पर स्थित अणु को यदि स्थिति बी तक लाया जाए तो बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। वह यह कार्य इसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जिसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट करें। स्वतंत्र बूंद जो भी ऊपर से गिर रही है, स्वतंत्र बूंद का पृष्ठ तनाव न्यूनतम हो इसके लिए आवश्यक है कि दिए गए आयतन के लिए पृष्ठ सतह न्यूनतम हो। यानी उसका न्यूनतम होना चाहिए। दिए गए आयतन के लिए गोले की सतह न्यूनतम होती है। अतः स्वतंत्र बूंदों की आकृति गोलीय होती है।
ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है क्यों? यानी स्वतंत्र बूंद है वो उसका पृष्ठ तनाव न्यूनतम हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? पृष्ठ तनाव अगर न्यूनतम हो, इसके लिए दिए गए आयतन के लिए पृष्ठ सतह न्यूनतम होनी चाहिए। पृष्ठ सतह न्यूनतम केवल गोले की होती है, यानी दी गई आयतन के लिए, यानी हमें अगर आयतन दिया हुआ हो तो उसके लिए हम चाहे कितनी भी आकृति बना दें, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, सभी में गोले का आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। इस कारण स्वतंत्र बूंद है वो उसकी आकृति क्या होती है? गोलीय होती है। ये आप नोट करके रखना। आप इसके ऊपर शॉर्ट में छोटा सा प्रश्न भी नोट कर सकते हैं कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होती है। लिख देता हूँ मैं प्रश्न कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? ये पीछे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? इसका ये उत्तर भी है और साथ में ये पृष्ठीय ऊर्जा के बाद का टॉपिक है। पृष्ठ तनाव के कुछ अन्य भी एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देखते हैं, उनको भी एग्जाम्पल को हम नोट करेंगे। देखिए, नोट करें पृष्ठ तनाव के अन्य उदाहरण। पहला है पेड़ों में पानी का ऊपर चढ़ना। पेड़ों में